हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम में। आज ये प्रोजेक्ट यहाँ परियोजना कार्य का P1, P2, P3 और P4 बनाना सीखेंगे। यानी प्रथम प्रगति प्रतिवेदन, द्वितीय प्रगति प्रतिवेदन, तृतीय प्रगति प्रतिवेदन और अंतिम रिपोर्ट P4 बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम सबसे पहले P1 को देखते हैं। यह आपको स्वहस्तलिखित लिखना है और 500 शब्दों में लिखना है, यानी 3 से 4 पेज के आसपास आप इसमें लिख सकते हैं। P1 में P1 आसानी से आपके 3-4 पेज में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पहला पॉइंट दे रखा है इसका, परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपनी परियोजना का प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कार्य का वृहत क्षेत्र, आवश्यकता एवं विषय वस्तु की परिकल्पना का विवरण दिया जाएगा। इसमें जो भी आपका प्रोजेक्ट का विषय हो, जैसे पहली बात तो प्रोजेक्ट का जो विषय रहता है वो व्यावसायिक तौर पर होता है, जैसे जिससे हम आगे रोजगार कमा सकें। उस क्षेत्र में हमें सीखने के लिए कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, जैसे कृषि संबंधी कार्य, हम आगे जाकर उसमें और भी अच्छे तरीके से रोजगार कमा सकें, दूध डेयरी। तो कुछ ऐसे रोजगार प्राप्त करने के जो विषय रहते हैं उनको हमें प्रोजेक्ट के विषय के तौर पर दिया जाता है। तो उनका आपको पहले पॉइंट के अंतर्गत फुल इंट्रोडक्शन देना है, पूरी तरीके से परिचय देना है उनका, उनकी कार्य का वृहत क्षेत्र, यानी उससे आप आगे क्या कुछ कर सकते हैं, क्या आप सीख सकते हैं, और विषय वस्तु की परिकल्पना आदि का विवरण यहाँ आपको देना है। आगे बात करते हैं तो परियोजना कार्य की योजना, प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा। जैसा कि आपने कोई भी कार्य लिया है, जैसे दूध डेयरी या और भी पुलिस सेवा या और भी कोई कार्य लिया अपने प्रोजेक्ट के विषय का, तो उसकी आपको सिंपली रूपरेखा तैयार करनी है कि उसे किस प्रकार संपन्न किया जाना है, इसके बारे में इसे आपको यहाँ लिखना है। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों में कार्य विभाजन। समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के मध्य परियोजना से संबंधित कार्यों का समान तथा स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। कार्य योजना के साथ साथ इस कार्य विभाजन का उल्लेख भी प्रारंभ में ही किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के द्वारा संपन्न कार्य की पृथक पृथक मूल्यांकन के समय स्पष्टता हो सके। यहाँ जो आपने प्रोजेक्ट के टॉपिक में ग्रुप में अगर आपने कोई विषय लिया है तो ग्रुप के अलग अलग आपने रूपरेखा बनाई होगी, तो अलग अलग पार्ट तैयार किए होंगे। तो आप एक एक पार्ट अपने ग्रुप के सदस्यों को दे सकते हैं, ग्रुप के विद्यार्थियों को दे सकते हैं, और उनकी प्रगति भी आप अगले जो P2 आएगा उसमें अंकित कर सकते हैं, यानी आपको करना पड़ेगी उसमें। तो यहाँ आपको सिंपली अगर ग्रुप में है तो कार्य विभाजन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण। संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण, परियोजना कार्य, फील्ड सर्वे इत्यादि का कार्यस्थल जहाँ इसे पूर्ण किया जाना है, अथवा जिस संस्थान या स्थल का प्रारूप समक्ष रखकर योजना बनाई गई है उसका पूर्ण विवरण दें। विषय की आवश्यकता के अनुरूप संस्थान के अंतर्गत कार्यों का विवरण एवं परियोजना कार्य से संबंधित कार्य प्रणाली का विवरण देना उचित होगा। इसमें जो आपकी सबसे पहली बात, तो आपका प्रोजेक्ट टॉपिक में अगर किसी संस्थान में जाकर ही पूर्ण होगा तो उसका परिचय दें। अगर दूसरी बात कि उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी प्रोजेक्ट टॉपिक बनाए हैं, जैसे दूध डेयरी संस्थान या आदि बड़े बड़े संस्थान होते हैं, उनको ध्यान में रख के आपने बनाए हैं, तो उनकी जानकारी यहाँ प्रस्तुत करें और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में भी यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी आपको देनी होगी। अगला है उद्देश्य तथा प्रासंगिकता। प्रस्तावित परियोजना के लक्ष्य संक्षिप्त और स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ स्मार्ट से तात्पर्य ये जो भी यहाँ आ रहे हैं ना, इसके आगे के वर्ड हैं, जैसे S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रिलेटेबल और T से टाइम बाउंड, यानी विशिष्ट, मापन योग्य, प्राप्त पूर्ण करने योग्य, वास्तविक और समयबद्ध। यानी आपकी परियोजना के लक्ष्य कुछ इस प्रकार होने चाहिए, विशिष्ट भी होना चाहिए और उसका हम मूल्यांकन कर सके या माप सके, मापन योग्य भी हो सके, प्राप्त या पूर्ण करने योग्य हो सके, वास्तविक जीवन से संबंधित है या नहीं, वास्तविकता होनी चाहिए, और समयबद्ध। कुछ इस तरह का आपकी परियोजना का लक्ष्य होना चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं नीचे इसकी डिटेल दे रखी है। यहाँ विशिष्ट होने से अभिप्राय है कि परियोजना कार्य के पीछे स्पष्ट निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हो। मापन योग्य का अर्थ है कि उद्देश्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जाए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ण
आंशिक पूर्ति हो सकी है अथवा नहीं। साथ ही उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति की सुनिश्चितता संभावना भी अवलोकनीय हो। परियोजना कार्य के उद्देश्य को कितने समय में किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकेगा, इसका भी कथन कार्य योजना में होना चाहिए। यानी सिंपली आपने जो परियोजना का विषय लिया है या जो परियोजना है आप कितने दिन में उसे पूर्ण करेंगे और इसका उद्देश्य क्या है, तो आप ये भी विवरण अपने इस रिपोर्ट में दें। परियोजना की उपयोगिता, वास्तविक जीवन में प्रासंगिकता और इसके अनुप्रयोग के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाना चाहिए। यानी जो आपकी परियोजना है उसकी क्या उपयोगिता है, वास्तविक जीवन में क्या उसकी उपयोगिता है। जैसे दूध डेयरी है तो वास्तविक जीवन में हम कहीं ना कहीं दूध से, सुबह उठते ही दूध से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ दूध ही का इस्तेमाल करते हैं। इसके अनुप्रयोग जो दूध है उससे कई प्रकार के और भी उत्पाद बनाए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो भी परियोजना है आपको यहाँ लिखना है। परियोजना ऐसी हो कि जिससे आपको भी फायदा हो सके और समाज के लोगों को भी उससे फायदा हो सके। आगे दे रखा है P2, हमारा प्रारूप 2 है। पहला प्रारूप संपन्न हुआ। प्रोजेक्ट परियोजना कार्य का द्वितीय प्रगति प्रतिवेदन। यह भी आपको स्वयं हस्तलिखित लिखना है, स्वयं की हैंड राइटिंग से और 500 शब्दों में, यानी 3 से 4 पेज में आसानी से आप P2 को लिख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है परियोजना कार्य प्रणाली वर्कफ्लो। परियोजना में की जाने वाली कार्यवाही, चरण, उनके क्रम के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाना चाहिए। यानी आपने आपकी जो भी परियोजना है आपने उसमें क्या कार्य किया है या क्या कार्यवाही की है, कौन कौन से चरण किए हैं अभी तक, यानी कार्य कितने प्रगति पर है, इसके क्रम के बारे में आपको यहाँ पर लेखन करना है। अगला पॉइंट है जानकारी संग्रह, फील्ड सर्वे का विवरण। परियोजना से संबंधित सर्वे, आवश्यक जानकारी संग्रह, प्रक्रिया इत्यादि जानकारी आदि। यानी जो भी आपकी परियोजना है आपने उससे संबंधित कोई सर्वे किया है तो उसका आपको यहाँ विवरण दें, और आवश्यक जानकारी संग्रह, अगर उससे संबंधित आपने जानकारी कहीं से ली है तो किस प्रकार की जानकारी ली है वो जानकारी को थोड़ा बहुत आप यहाँ लिख सकते हैं। कुछ इस तरह की जानकारी आपको यहाँ दूसरे नंबर के पॉइंट में देनी है। अब साहित्य समीक्षा तीसरे नंबर का पॉइंट है इस परियोजना से संबंधित पूर्व कार्य। यानी जो भी आपकी परियोजना हो, जैसे दूध डेयरी, तो इससे पहले कुछ बुक हुई होगी ऐसी जिससे आपको मदद मिली, या और भी ऐसा दूसरे का प्रोजेक्ट होगा तो आपको जिससे पूर्व कार्य, यानी आपकी परियोजना से पहले अगर कोई पूर्व कार्य हुआ है तो उसके बारे में यहाँ लिखना है आपको। तकनीकी पक्ष, साहित्य आदि का प्रमाणिक लेखा जोखा प्रस्तुत करें। यानी इसमें आपकी परियोजना से संबंधित अगर कोई पुस्तक है या और कोई भी इंटरनेट पर साइट्स हैं या ऐप्स हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। कार्य विभाजन के अनुरूप कार्य की प्रगति, जैसा कि हमने P1 में अपने समूह के सदस्यों के बीच अलग अलग कार्य का विभाजन कर दिया था, तो अब उसकी प्रगति लिखनी है। आप कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के मध्य परियोजना के विभिन्न कार्यों का विभाजन किया गया है। हमने P1 में कर दिया था विभाजन। अतएव इस द्वितीय रिपोर्ट में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अब तक किए गए कार्यों का स्पष्ट ब्यौरा यहाँ अपेक्षित है। आगे चलते हैं P3, परियोजना कार्य का तृतीय प्रगति प्रतिवेदन। यहाँ सबसे पहले यह भी आपको 500 शब्दों में लिखना है। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें विद्यार्थी द्वारा संपादित कार्य का विवरण प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पृथक पृथक। यानी जो भी हमने P1 में विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य सौंपा, P2 में उनकी प्रगति लिखी कि किसने कितना कार्य किया है। अब उनके जो विवरण है उन संपादित कार्य उनको अलग अलग लिखना है। जैसे परियोजना में कार्य करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा परियोजना के अंतर्गत आवंटित कार्य में से अब तक किए गए कार्यों का विवरण विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। तो विद्यार्थियों को प्रस्तुत करना है कि उन्होंने कितना कार्य किया है, संपादित किया है। आगे है जानकारी आंकड़ों का विश्लेषण।
पॉइंट 2 है जानकारी आंकड़ों का विश्लेषण। एकत्रित जानकारी, संख्यात्मक आंकड़ों का सांख्यिकीकरण एवं तकनीकी विश्लेषण का आधार। तो जो भी आपके विश्लेषण है, जैसे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है डेयरी संबंधी कार्य, तो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं उसमें जो फैट का निर्धारण करते हैं, दूध डेयरी में डिग्री इत्यादि जो होते हैं उनका आपको यहाँ पर विवरण लिख सकते हैं। तकनीकी में भी वो आ जाएंगे मशीनें, तो कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पर विश्लेषण। अब तीसरा पॉइंट आता है विश्लेषण की प्रविधि, अनुप्रयुक्त तकनीकी। जानकारी एवं परिणामों का विश्लेषण करने की प्रविधि, यानी जो जानकारी और परिणाम है उनको विश्लेषण यानी एनालिसिस करने की क्या विधि है। प्रविधि का चुनाव, प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, औचित्य, त्रुटि एवं परिणामों का विश्लेषण, अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में तुलना। यानी जो भी आपने विधि ली है जानकारियों या परिणामों को विश्लेषण करने की, तो उनका औचित्य क्या है, उनने आपको यानी अगर तुलना करके देखी हो तो उसके संदर्भ में आपने जानकारी यहाँ लिखनी है। जैसे यहाँ पर किसी गांव की जनसंख्या को हम लेकर देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, उसमें से 500 पुरुष और 500 महिलाएं हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं उसमें से 200 बच्चे हैं और 150 बच्चियां हैं। अब इसके बाद हम और भी संख्यात्मक विश्लेषण करें तो उसमें बेरोजगार, रोजगार और जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं, उन सब का हम एक संख्यात्मक एक आंकड़ा तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जानकारी आपको यहाँ प्रस्तुत करनी है। अब बात करें आगे, तो यहाँ भी आपको विश्लेषण करना है, औचित्य क्या है इस बात का। तो इस प्रकार की जानकारी लिखनी है। जानकारी एवं परिणामों को विश्लेषण करने की प्रविधि, संख्यात्मक जो भी आपकी एनालिसिस करने की टेक्निक है या विधि है, प्रविधि का चुनाव, औचित्य, त्रुटि एवं परिणामों का विश्लेषण, अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में तुलना। यानी जो भी आपकी परियोजना में अगर जानकारी एवं परिणामों का आपने विश्लेषण किया है तो आपको किस प्रकार की उसमें फीडबैक मिला है, आपने तुलना की होगी, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको विश्लेषण करके लिखना है। अब हमारा अंतिम पॉइंट बचता है परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियाँ। यानी परियोजना कार्य के दौरान बाधाएं, चुनौतियाँ एवं अनपेक्षित परिणाम देने वाली प्रक्रिया की जानकारी एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियाँ, उनके समाधान आदि का ब्यौरा। यानी जो अगर आपने डीएड किया है या बीएड किया है तो उसमें आता है एक निदानात्मक और एक उपचारात्मक। पहले उपचारात्मक में ये ऐसी ढूंढी जाती है कि बच्चे को पढ़ने में क्या समस्या आ रही है और निदानात्मक में उसका उपचार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें आप पर क्या चुनौतियां हैं, आपके प्रोजेक्ट में किस प्रकार की चुनौतियां आई हैं या क्या बाधाएं आई हैं और आपने उसका समाधान कैसे किया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे परियोजना कार्य के दौरान कोई सी भी बाधाएं आई है, पहले तो विषय का चयन करने में या और भी कई बाधाएं आई हैं, तो उसका आपको यहाँ पर लिखना है। उससे उत्पन्न क्या परिस्थितियाँ हुई और आपने उसका समाधान कैसे किया। मुख्य बात यह है कि आपने समाधान कैसे किया, इसका ब्यौरा आपको यहाँ पर लिखना है। अब हमारा अंतिम रिपोर्ट बचती है P4, प्रोजेक्ट परियोजना अंतिम रिपोर्ट। यह आपको स्वहस्तलिखित लिखना है 5000 शब्दों में। अभी तक आपने 500 शब्दों में लिखी थी, लेकिन यह 5000 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है, न कि 500 शब्दों में। 5000 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है P4। इसमें पहला पॉइंट है परियोजना का विषय एवं शीर्षक। सीधी सी बात है, जो आपकी परियोजना है उसका विषय या थोड़ी बहुत जानकारी लिख सकते हैं आप। विद्यार्थी का मौलिकता घोषणा पत्र, इसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको ये मिल जाएगा। पर्यवेक्षक अनुमोदन पत्र, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। अब आता है पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र, मैंने इसका वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। संस्थान व्यक्ति मार्गदर्शक द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, इसके प्रारूप का भी मैंने वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग इन सभी का मैंने वीडियो बना दिया है, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। P1, P2, P3 और P4 को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करें उसको, और वहाँ से आप PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी। साथ ही साथ विद्यार्थी मौलिक घोषणा पत्र, विद्यार्थी मौलिकता घोषणा पत्र, पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र,
संस्थान, व्यक्ति या मार्गदर्शक द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, आभार पत्र, अनुक्रमणिका, इन सभी की PDF भी मैंने वहाँ अपलोड कर दी हैं। आप इनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है अध्याय प्रथम, परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। यानी आपको सिंपली जैसा परिचय आपने दिया था उससे कुछ बेहतर यहाँ पर देना होगा, क्योंकि यह अंतिम रिपोर्ट है और 5000 शब्दों में लिखना है, तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देना है परिचय अपनी परियोजना का और उसके क्षेत्र का भी। पृष्ठभूमि, साहित्य समीक्षा, यानी आपकी पृष्ठभूमि क्या है, जैसे दूध डेयरी या पशुपालन है तो उसका पृष्ठभूमि मुख्य रूप से कहीं ना कहीं वो कृषि से जुड़ी हुई है। और साहित्य समीक्षा मैंने आपको अभी बता दिया है, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। परियोजना की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित प्रतिफल, यानी परियोजना की योजना, प्रासंगिकता यानी वास्तविक जीवन में क्या महत्व है उसका, और लक्षित प्रतिफल यानी आपको क्या उसमें आपने जो लक्षित प्रतिफल है उसको प्राप्त किया या नहीं किया, उसका लक्षित प्रतिफल आपको यहाँ पर लिखना है। संबंधित कार्यस्थल, संस्थान का विवरण, जैसा कि आपने ये परियोजना जहाँ जाकर की है उसका परिचय आपको देना है। अगर नहीं गए हैं तो किसी संस्थान को ध्यान में रखते हुए की हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। अध्याय द्वितीय आता है परियोजना कार्य वर्कफ्लो, जानकारी संग्रह, विश्लेषण की प्रविधि, अनुप्रयुक्त तकनीकी, आंकड़ों का विश्लेषण। ये मैंने आपको तीनों बता दिया है। अध्याय तृतीय आता है निष्कर्ष से प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण, यानी आपकी परियोजना से क्या निष्कर्ष निकला, क्या प्रतिफल आपको, क्या फीडबैक प्राप्त हुआ, और विश्लेषण करते हुए आपको यहाँ पर लिखना है। परियोजना कार्य की चुनौतियाँ, जैसा कि आपने अभी देख लिया है हमने, तो उसको लिखना है आपको यहाँ पर। निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं, तो यह आपके हिसाब से लिखनी पड़ेगी। निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं, क्या आपने परियोजना संबंधित क्या निष्कर्ष हैं और क्या आपकी अनुशंसाएं हैं, तो उसकी में आपको ये लिखनी है। और संदर्भ सूची, संदर्भ सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। संदर्भ सूची में जो आपने परियोजना ली है उससे संबंधित कुछ पुस्तक हैं या आपने अपनी परियोजना में जिस तरह का डेटा इस्तेमाल किया है, मतलब जो मैटर आपने अपनी परियोजना में लिखा है वह किसी बुक से लिखा है, इंटरनेट के माध्यम से लिखा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्रस्तुत करनी है संदर्भ सूची में। यानी जहाँ से आपने अपनी परियोजना को पूर्ण करने में सहायता ली है या कुछ डेटा लिया है, तो आपको यहाँ पर इस संदर्भ सूची में लिखना है। ये हमारी P1, P2, P3 और P4 पूर्ण हुई। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आप तक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन मिल सके।